देखिए कौन कौन से इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, और एम्ब्रियो जब बन जाएगा तो साथ में क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, देन फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड, और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। एक चीज यहां ये समझना जरूरी है कि सीड का फॉर्मेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन दोनों साथ साथ होता है। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखिए, जैसे ये था एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर ये क्या है, एग सेल थी। ठीक, पॉलन ट्यूब जब आती है तो सिनर्जिड्स को बस्ट करते हुए जाती है, कितने मेल गैमेट को रिलीज करती है, 2 मेल गैमेट। ठीक है, एक मेल गैमेट कहाँ फर्टिलाइज करेगा, एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट इस सेंट्रल सेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस सेल को क्या बोलेंगे, बड़ी वाली सेल को PEC, क्योंकि न्यूक्लियस तो ये रहेगा, यहाँ 3 न्यूक्लियस फ्यूज किए रहेंगे, लेकिन ये जो सेल रहेगी उसी सेल में 3 न्यूक्लियस हैं, उस सेल को क्या बोलेंगे, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ फर्टिलाइज किया बन गया जाइगोट। ठीक है, और PEC से क्या बनेगा, इस वाली सेल से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, और यहां बनेगा जाइगोट, यहां बनेगा एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, और क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एंडोस्पर्म क्या करेगा, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, यहाँ कुछ चीजें पहले मैं नोट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। जाइगोट है, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। यही क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस है, एम्ब्रियोजेनेसिस इसी को बोलते हैं। जो पहला स्टेप लिखा गया ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट कैसा है, 2n। एम्ब्रियो कैसा बनेगा, 2n। कौन सा सेल डिवीजन होगा इसमें, माइटोसिस। कौन सा होगा, माइटोसिस होगी। ठीक है, एक चीज तो ये बन रही है। दूसरा क्या हो रहा है, जो PEC था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी, वो डिवाइड करेगी और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म भी बनेगा और क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और PEC डिवाइड करके क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। कौन सा डिवीजन चलेगा PEC से एंडोस्पर्म को बनाने में, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है वो डिवाइड करके क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। कौन सा सेल डिवीजन होगा, यहां होगी माइटोसिस। लेकिन 3 तरीके का होता है उसमें, अभी समझाएंगे। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा, ठीक है, और जनरल माइटोसिस भी हो सकती है। यहां लिखेंगे माइटोसिस भी होगा और FND भी हो सकता है, भी बताएंगे। समझ में आया। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बना और PEC से क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। अब इसमें एक चीज ये समझना है कि एम्ब्रियो पहले बनता है कि पहले जाइगोट डिवाइड करता है कि पहले PEC डिवाइड करती है। पहले कौन सी सेल डिवाइड करेगा, जैसे ये आपके पास एम्ब्रियो सेट था, यहां जाइगोट बन गया और ये वाली सेल क्या बोली जा रही है, PEC। इसमें कितने न्यूक्लियस आ गए, 3 न्यूक्लियस। ठीक है, पहले जाइगोट डिवाइड करेगा एम्ब्रियो बनाने के लिए कि पहले ये सेल डिवाइड करेगी एंडोस्पर्म बनाने के लिए, पहले एंडोस्पर्म बनेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। तो पहले खाना पीना रेडी करना पड़ेगा, तभी तो जाइगोट डिवाइड करेगा। ठीक है,
तो इस चीज को ध्यान रखना है कि यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं। देखिए यही टॉपिक लिख रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस छोड़िए, पहले उसको एक लाइन देखिए। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलप अर्लियर देन जाइगोट डिवीजन। जाइगोट जब डिवाइड करता है उसके पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलप करना चालू कर देता है, क्योंकि वही क्या करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, उस जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा। ये हो गया। ठीक, अब सीड बनेगा कैसे? आपके पास ये था एम्ब्रियो सैक, यहां पर क्या था, जाइगोट बना, और यहां पर क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म। ये सेल डिवाइड कर करके क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म बनाएगी। ठीक है, और दोनों मिला करके क्या बन जाएगा, सीड। क्योंकि ये पूरी स्ट्रक्चर ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल ये कहां है, ओव्यूल के अंदर है। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक कहां था, ओव्यूल के अंदर। तो पूरा ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो सीड का फॉर्मेशन, और ये ओव्यूल कहां है, ओवरी के अंदर। भाई ओव्यूल कहां होता है, ओवरी के अंदर। तो ओवरी जब डेवलप होती है उससे बनता है फ्रूट। ओवरी राइप कर जाएगी तो क्या बनेगा, फ्रूट, और ओव्यूल से क्या बनेंगे, सीड। तो सीड का फॉर्मेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन साथ साथ चलता है। ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली होता है। ऐसा नहीं होता कि सीड बन जाएगा पहले उसके बाद फ्रूट बनेगा, नहीं, दोनों साथ में बन रहा है। यहां लिखेंगे बोथ प्रोसेस, ये दोनों चीजें अकर्स साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ चलता है। अब हमको समझना है एक एम्ब्रियो क्या है। ठीक है, या सीड, एक डायग्राम है, आगे टॉपिक दिया हुआ होगा कि सीड क्या होता है। तो देखिए सीड क्या है। सीड में कहा जाए कितनी चीजें होती हैं। सीड किससे बनता है, ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन से। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कॉल्ड सीड। सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब ओव्यूल फर्टिलाइज कर जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे। ठीक है, सीड में कितनी चीजें होती हैं, तो सीड में आपके दो पार्ट हैं। पहला है सीड कवर, सीड कवर, और बाकी स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, सीड में से आप सीड कवर को हटा देंगे तो बाकी सारी स्ट्रक्चर क्या होगी, एम्ब्रियो होगी। सीड कवर कितने होते हैं, दो, आउटर और इनर। तो आउटर सीड कवर है ये आउटर, और दूसरा कौन सा है, इनर। ठीक है, सीड का कवर कहां से बनता है, आखिर सीड किससे बना, ओव्यूल से। सीड किससे बना, ओव्यूल से। ओव्यूल में कितने कवर थे, दो कवर होते हैं ना। ओव्यूल में कितने इंटेगुमेंट, दो, आउटर और इनर। तो सीड में भी दो कवर बनेंगे। तो आउटर इंटेगुमेंट से क्या बनेगा, सीड का बाहर का कवर, और इनर इंटेगुमेंट से क्या बनेगा, अंदर का कवर। ठीक है, तो आउटर जो सीड कवर है वो उसको क्या बोलेंगे, टेस्टा, उसको बोलते हैं टेस्टा, और इनर सीड कवर को टेगमेन। सीड में जो बाहर का कवर है, जैसे चने के सीड में बाहर ब्राउन और अंदर येलो होता है। ठीक है, दो कवर फ्यूज होते हैं ना, दोनों कवर। तो बाहर के सीड कवर को टेस्टा और इनर को क्या बोलते हैं, टेगमेन। टेस्टा बनेगा किससे, आउटर इंटेगुमेंट से, आउटर इंटेगुमेंट। ओव्यूल में जो बाहर का कवर है उससे बनेगा फ्रॉम, और ये फ्रॉम इनर इंटेगुमेंट। इनसाइड जो कवर है ओव्यूल का, उससे क्या बनेगा, टेगमेन बनेगा। ठीक है, अब एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के कितने पार्ट, देखिए एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के आपके दो पार्ट हैं, कॉटिलेडन, कॉटिलीडन। ठीक है, और क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है,
एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अगर आप ग्राम चने का सीड देखिए तो चने के सीड में जब सीड के कवर को हटाइए तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। भुना हुआ चना है, सीड कवर हटा दीजिए पूरा तो आपको दो कॉटलिडन दिखाई देंगे। दोनों को ओपन करेंगे, दो कॉटलिडन है और बीच में एक छोटा सा, इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा एक एम्ब्रियो लगा होगा, एक एक्सिस लगी होगी छोटी सी। ठीक है, मैं यहाँ बड़ा करके देखता हूँ। तो ये क्या है दोनों, ये कॉटिलिडन है, ये है कॉटिलिडन। ठीक है, और बीच में क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर इसको बड़ा करके देखें तो ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, और ये बगल में क्या हो गए, दो कॉटिलिडन हो गए। समझ में आ रहा है? तो कॉटिलिडन क्या है, कॉटिलिडन कंटेन द रिजर्व फूड, इसके अंदर रिजर्व फूड भरा होता है। वो रिजर्व फूड किस काम का है, उस छोटे से जो अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस है, क्योंकि इसी से रूट बनेगा, इसी से स्टेम भी बनेगा, तो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, कॉटिलिडन से। ठीक है, जब तक सीड फोटोसिंथेटिक लायक ना हो जाए, जैसे सीड जब मिट्टी में रखते हैं तो सीड फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें ग्रीन पार्ट नहीं है। ठीक है, तब तक न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, कॉटिलिडन से। और जब सीड से छोटा सा प्लांट बन जाएगा तो कॉटिलिडन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सब। समझ में आया? तो ये कॉटिलिडन न्यूट्रिशन देते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के कितने पार्ट होंगे, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में देखिए आप, ये एक्सिस इस तरीके से बना लीजिए ये। ठीक है, ये मैं बड़ा बना दिया इसको। ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। ठीक है, नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल। ये समझ रहे हैं क्या है? जैसे एम्ब्रियोनल एक्सिस है, छोटी सी है एक्सिस। ठीक, ये समझाने के लिए कुछ बड़ा बना दिया गया है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो वाला पार्ट जो कॉटिलिडन के ऊपर का हिस्सा है, यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। कॉटिलिडन के ये ऊपर वाला हिस्सा है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा देखिए, इतना हिस्सा, ये कॉटिलिडन के नीचे का हिस्सा है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये इसको अलग कर दिए, ये देखिए, ये हाइपोकोटाइल और ये क्या है, एपिकोटाइल है। समझ में आया? एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है जो कॉटिलिडन के ऊपर है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट कॉटिलिडन के ये वाला नीचे है, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का सबसे जो है सबसे एपेक्स वाला हिस्सा, सबसे एपेक्स, उसको क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल। ये एपिकोटाइल कहाँ खत्म हो रहा है, जा करके कहाँ खत्म हो रहा है, यहां पर फिनिश हो रहा है ना, ऊपर जा करके देखिए, ये यहां पर जाकर के ये फिनिश हो जा रहा है, यहाँ खत्म हो जा रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल। ठीक, और हाइपोकोटाइल यहाँ खत्म हो जा रहा है, इसको बोलते हैं रेडिकल। तो कहा जाता है कि एपिकोटाइल टर्मिनेट्स एट द प्लीम्यूल, एपिकोटाइल प्लीम्यूल पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा, और हाइपोकोटाइल रेडिकल पर जाकर के टर्मिनेट, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ एपिकोटाइल कॉल्ड प्लीम्यूल और लास्ट पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल कॉल्ड रेडिकल। इसी से क्या बनेगा, स्टेम बनेगा, और इससे क्या बनेगा, रूट बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ये तो हो गया डाइकॉट एम्ब्रियो का, ये कहा मैं बता रहा हूं, डाइकॉट। लेकिन अगर आप मोनोकॉट की बात करेंगे, इन मोनोकॉट में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, उसमें आपको एक चीज और दिखाई देगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखाई देगा। जैसे मोनोकॉट में ये बनेगा, वहां पर कॉटिलिडन एक साइड में होता, ध्यान रखिएगा। दोनों दो कॉटिलिडन तो होते नहीं है, कितने कॉटिलिडन है, सिंगल कॉटिलिडन है। ठीक है, एक कॉटिलिडन होता है, उसको क्या बोलेंगे, स्कूटेलम। मोनोकॉट में जो एक कॉटिलिडन है, देखिए डायग्राम बुक में बना हुआ है, ये वाला, इसको ये देखिए, ये घास जो ग्रास होती है उसका एम्ब्रियो का उसका सीड का डायग्राम। ठीक है, तो ग्रास में देखिए इस तरीके से, इसको रफली समझ लीजिए, ये देखिए, ये बना है, यहाँ कॉटिलिडन कहाँ है, ये है किनारे, ये कॉटिलिडन है। ठीक, ये क्या है, इतना एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहां से लेकर के यहां तक एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें
एक्सिस में आप बोलेंगे कि ऊपर का सबसे ऊपर का पार्ट क्या है, ये प्लेम्यूल, और ये पार्ट क्या है, रेडिकल। इसको प्रोटेक्ट करने वाली ये कवरिंग, इसको क्या बोलते हैं, कोलेप्टाइल, और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग होती है उसको कोलियोराइजा। मतलब कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा आपको कहां देखने को मिलेगा, मोनोकॉट के एम्ब्रियो में, वह डाइकॉट में नहीं मिलता है। यहां लिखेंगे इन मोनोकॉट प्लेम्यूल प्रोटेक्टेड बाय कोलियोप्टाइल और रेडिकल रेडिकल प्रोटेक्टेड बाय कोलियोराइजा। ठीक है, ये प्रोटेक्शन जैसे मोनोकॉट में प्लेम्यूल किससे प्रोटेक्ट रहेगा, कोलेप्टाइल से, और ये रेडिकल कोलियोराइजा। ये प्रोटेक्शन आपको डाइकॉट में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, कारण समझते हैं, डाइकॉट में ये सब नहीं है, और जब नहीं है तो उसका उसी की वजह से डाइकॉट में जब सीड जर्मिनेशन होता है तो एक हुक बनता है, यूं वहां पर एपेक्स सुरक्षित रहता है। यहाँ एपेक्स के ऊपर एक कवरिंग है, ये जो एपेक्स दिखाई दे रहा है ना प्लेम्यूल, इसके ऊपर एक कवर है, सीधे जाएगा ऐसे मिट्टी से फाड़ते हुए, इसलिए क्योंकि पहले डाइकॉट बने और फिर मोनोकॉट बने। एवोल्यूशन में पहले कौन आया, डाइकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट में थोड़ा सा और एडवांसमेंट आया, और क्या एडवांसमेंट आया, कवर बना दिया गया। ठीक है, और ये बाद में आया तो इनमें थोड़ा और एडवांस हुआ। एडवांस ये हुआ कि यहाँ कवर दे दिया गया, प्रोटेक्टाइल जो प्रोटेक्टिव कवरिंग कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। डाइकॉट पहले आए थे तो वहां ये सुरक्षा नहीं थी। समझ में आ रहा है, कारण ये कि इसी में क्यों होता है, क्योंकि मोनोकॉट डेवलप लेटर देन द डाइकॉट, डाइकॉट के बाद डेवलप हुए। ठीक, अब देखिए ये आपका इतना हो गया, अब क्या है इसमें, एंडोस्पर्म का टाइप समझना। देखिए जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म कहा जाए, एंडोस्पर्म क्या होता है, तो एक एंडोस्पर्म क्या है, टिश्यू है जो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको देगा, जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने के लिए। ठीक है, तो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक, एंडोस्पर्म के टाइप्स होंगे, कितने टाइप हैं, दो टाइप मेन है, होता तीन है लेकिन बुक में दो दिए गए हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और दूसरा एंडोस्पर्म है सेल्यूलर। मतलब दो तरीके का आपको एंडोस्पर्म, टू टाइप का एंडोस्पर्म मिलता है, फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर एंडोस्पर्म। किसके आधार पर है दो टाइप, डेवलपमेंट के आधार पर, कि एंडोस्पर्म किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से डेवलप हो रहा है, उसके आधार पर है। तो जो फ्री न्यूक्लियर है मोस्ट कॉमन होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मिलने वाला एंडोस्पर्म यही है, सबसे ज्यादा यही मिलेगा। ठीक, कैसे, देखिए इनको समझ लीजिए। जैसे ये आपके पास ये सेल है, इसको क्या बोलते हैं, PEC। समझ में आ रहा है ये सेल कहां बनी थी, ये कहां है सेल, ये फिर से देख लीजिए, आपके पास एम्ब्रियो सैक था, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था, एक मेल गैमेट यहां फर्टिलाइज करके जाइगोट बना दिया था, और दूसरा आया था यहां फर्टिलाइज किया था। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, ये पूरी सेल किसमें कन्वर्ट हो गई थी, PEC। अब यही सेल एक सेल है, इसे डिवाइड करती जाएगी और क्या बनेगा, क्या बनेगा उससे, एंडोस्पर्म। अभी ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, एंडोस्पर्म की सबसे पहली सेल है, यही डिवाइड करेगी तो बनेगा एंडोस्पर्म। इसमें कितना होगा, 2n होगा कि 3n होगा, ये कितना होगा, इसमें 3n की 2n, प्लॉइडी कितनी रहेगी, 3n रहेगी ना, क्योंकि तीन न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज किए हैं इसमें ना, तो ये 3n है। आप देखिए इसका डेवलपमेंट दो तरीके से चलता है। पहला डेवलपमेंट
कौन सा होगा? फ्री न्यूक्लियर, और दूसरा होगा सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर वाला देखिए, फ्री न्यूक्लियर का मतलब ये सेल में डिवीजन तो होगा लेकिन न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा। ये देखिए, केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड किया है। क्या डिवाइड किया? न्यूक्लियस। सेल एक ही है, न्यूक्लियस बार बार टूट रहा है, सेल वॉल नहीं बन रही है। और जब सेल वॉल नहीं बनती है इसको क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बताया था आपको। ठीक है, न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा, ये है एफ एंड डी, कई बार एफ एंड डी होगी। इसके बाद में अब क्या होगा? ये जितने भी न्यूक्लियस बने हुए हैं सभी के चारों तरफ क्या बन जाएगा? सेल वॉल बन जाएगा। सेल वॉल बनता तो है लेकिन सेल वॉल बाद में बनता है, तत्काल नहीं बनेगा। ठीक है, बाद में ये सेलुलर हो जाएगा लेकिन शुरुआत में कैसा रहता है? फ्री न्यूक्लियर। तो फ्री जो कौन सा एंडोस्पर्म, ये कौन सा बता रहे हैं? ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये कौन सा वाला है? न्यूक्लियर। इसको मैं लिख दे रहा हूं, देखिए ये है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, आगे लिखेंगे फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, इसमें पहले सेल वॉल नहीं बनेगा, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा, उसके बाद क्या होगी? सेल वॉल होगी। तो यहाँ एक मैं लिख रहा हूं, देखिए कि साइटोकाइनेसिस नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के तत्काल बाद, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार हो रहा है, तो कैरियोकाइनेसिस तो हो गई लेकिन उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, थोड़ा रुक करके होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक बार कैरियोकाइनेसिस हुई तो साइटोकाइनेसिस तुरंत हो जाएगा, नहीं, तत्काल बाद नहीं होती है, लास्ट में होती है, एक साथ होती है। और दूसरा जो है वो कौन सा वाला है? इस तरीके से ये पीईसी था, यहां पर पहला डिवीजन हुआ, एक बार सेल डिवाइड किया 2 सेल बना, फिर डिवाइड किया तो 4 सेल बना। जितनी बार सेल डिवाइड कर रही है हर बार क्या होगा? बीच में सेल वॉल बनेगा। बीच में क्या बनेगा? सेल वॉल बनेगा। जितनी बार सेल डिवाइड करेगी, नॉर्मल माइटोसिस चल रही है, जो नॉर्मल माइटोसिस होती है, तो लास्ट में जाकर के इस तरीके से बनेगा ये वाला। जितनी सेल उतने न्यूक्लियस नजर आएंगे। ये क्या है? सेल्यूलर। तो इसको बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो कुछ नहीं है, 2 टाइप का एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर। वहां पर केवल न्यूक्लियस डिवाइड किया शुरुआत में, और यहां पर क्या शुरुआत से ही सेल वॉल भी बनती चली आ रही है। ये कहां देखने को मिलेगा? ये कोकोनट, इसका एग्जांपल क्या है? कोकोनट। कोकोनट का जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट में हम लोग क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म खाते हैं। जो पानी पीते हैं कोकोनट का वो लिक्विड है, वो फ्री न्यूक्लियर है, और जो सॉलिड व्हाइट पार्ट खाते हैं वो क्या है? सेलुलर है। तो इसको कर्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नेल ही है ना? हाँ, जो कर्नेल व्हाइट पार्ट होता है। तो 2 टाइप का एंडोस्पर्म है। अब समझना है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, जायगोट से कैसे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए डाइकॉट में और मोनोकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? कुछ शुरुआती स्टेज में थोड़ा सा सेम है, बाकी क्या है? डिफर है। डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में जो एम्ब्रियो बनता है शुरुआती दौर में क्या है? सेम बनता है, लेकिन बाद में जाकर के डाइकॉट में अलग प्रोसेस हो जाएगा और मोनोकॉट में अलग हो जाता है। देखिए कैसे, मैं यहाँ एक लिख रहा हूं कि इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, शुरुआती जो अवस्थाएं होती हैं डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की,
एंड सेम होती हैं। क्या होती हैं? सेम। सेम एंड बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। और कहाँ तक सेम होती हैं तो अभी लिख दे रहा हूं कहाँ तक सेम, अभी मैं डायग्राम समझाऊंगा। अप टू द ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, पढ़ा होगा सभी ने ना, ग्लोब्यूलर स्टेज तक दोनों में सेम है। इसके बाद एक जगह हार्ट शेप आ जाएगा और मोनोकॉट में हार्ट शेप नहीं आती है। तो कहां तक सेम रहता है? अप टू ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर स्टेज तक दोनों में अवस्थाएं सेम हैं। उसके बाद दोनों में अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। डाइकॉट अलग तरीके से बनाएगा एम्ब्रियो, मोनोकॉट अलग। देखिए ये है जाइगोट। जाइगोट बताइए कहां बनता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। कहां बना? एम्ब्रियो सैक के अंदर। माइक्रोपाइल की साइड में है कि ये चलाजा की साइड में है? ये माइक्रोपाइल साइड में बन रहा, ध्यान रखना है। जो एंडोस्पर्म जो सेल थी वो चलाजा वाली साइड में थी, लेकिन ये माइक्रोपाइलर एंड पर बनेगा जाइगोट। ठीक, तो जाइगोट होगा 2n। अभी डाइकॉट का समझ रहे हैं, कौन सा? डाइकॉट। जाइगोट में डिवीजन होगा, नॉर्मल डिवीजन, जिसको आप क्या कहेंगे? माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस। तो जाइगोट से कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल बनेगी। माइटोसिस में 2 सेल बनती है ना, ठीक है। तो जाइगोट पहले डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनेगा। 2 सेल जो बनेगी उसमें से एक सेल, ध्यान रखना, छोटी बनेगी। बन भी सकती है, माइटोसिस में सेम है, लेकिन ये कहेंगे थोड़ा हटके माइटोसिस है। एक सेल बड़ी बनती है और एक सेल क्या है? छोटी बनेगी। ऊपर वाली सेल को बोलते हैं बेसल सेल, बेसल सेल, और नीचे वाली सेल को बोलते हैं टर्मिनल सेल। इसको उल्टा क्यों बनाया गया? बेसल तो नीचे वाला होना चाहिए ना, लेकिन हम बेसल ऊपर वाली सेल को बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उल्टा कर दिया, जबकि बेसल तो नीचे वाला होना चाहिए। बताएंगे कोई? क्योंकि देखिए जाइगोट है, ये जाइगोट कहाँ है? ये एम्ब्रियो सैक के अंदर है ना। और एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है? बोलेंगे एम्ब्रियो सैक कहाँ है? ओव्यूल के अंदर। कहाँ है एम्ब्रियो सैक? ओव्यूल। तो जाइगोट है माइक्रोपाइल, ओव्यूल का जो ओपनिंग है उधर ही तो जाइगोट बन रहा है ना। जाइगोट की वाली साइड को, उधर की साइड कौन सी है? चलाजा। चलाजा क्या होता है? बेस, ठीक है। और ये वाली साइड क्या है? एपेक्स। ये जो कि माइक्रो ओव्यूल का जो ओपनिंग होता है, तो ये वाली साइड बोलते हैं एपेक्स है, और वो वाला साइड है बेस। ये टर्मिनल साइड है, वो बेसल साइड है। तो जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इधर वाली जो सेल रहेगी वो टर्मिनल रहेगी, और उधर वाली जो सेल रहेगी वो बेसल, क्योंकि ये चलाजा साइड में है। भाई ये जाइगोट डिवाइड किया यहीं से देखिए, तो ये वाली जो सेल बनेगी वो किधर की साइड में है? वो चलाजा साइड में है ना। तो चलाजा बेस होता है, इसीलिए उस सेल को क्या बोले? बेसल। अब समझ में आया ये? देखिए इतना फिर से हटा दे रहा हूं मैं। तो यहां से जाइगोट से डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, ठीक है, ये जाइगोट था। अब टर्मिनल जो बेसल सेल है इसमें कौन सा डिवीजन होगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल समझते हैं? ऐसे 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 कई बार होगा, 6 से 7 बार, 6 to 7 टाइम हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ठीक है, 6 से 7 बार। और हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। में यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं टीडी। 6 to 7 टाइम क्या होगा? टीडी। टीडी का मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन। किस वाली सेल में बता रहे हैं? बेसल। और टर्मिनल सेल में क्या होगा? देखिए जब 6 से 7 बार ऊपर वाली सेल डिवाइड करेगी ऐसे ऐसे करके, तो कितनी सेल बन जाएंगी इससे बताइए? अगर 6 बार डिवाइड किया तो 12 सेल, और 7 बार डिवाइड किया तो 14 सेल। 12 से 14 के बीच में बनेगा। तो मैं एक साथ बना दे रहा हूं, ये देखिए, मैं एक साथ जो है इसमें इतनी सेल बना दिया मैंने। अब आप इसको समझ लीजिए कि 12 सेल है, पूरा नहीं बनाया है ये, मान लीजिए 12 सेल है, ठीक है। नीचे वाली सेल टर्मिनल सेल है, ये डिवाइड करेगी, इसमें दोनों डिवीजन चलता है, वर्टिकल भी चलेगा, हॉरिजॉन्टल भी चलेगा। जैसे पोटैटो को लीजिए, पोटैटो एक बार ऐसे कट करिए वर्टिकल, फिर ऐसे कट करिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फिर ऐसे कट करिए, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चलते हैं।
तो यहाँ VD भी चलेगा और TD भी चलेगा। और लास्ट में स्टेज आ जाएगी ये कि इसमें बहुत सारी सेल बन जाएंगी। कितनी सेल बन जाएंगी? देखिए मोरूला याद आ रहा है ना, ये जैसे एक सेल है, ऐसे किया फिर ऐसे किया, कितना बना? ऐसे किया 2, ऐसे किया 4। आप देखिए ऐसे किया, वर्टिकल डिवीजन हुआ 1 टाइम 2 सेल, फिर हॉरिजॉन्टल हुआ तो 4 हुआ ना, और एक बार और डिवाइड करेगा तो 4 से 8, 8 से 16, तो यहां 16 स्टेज तक ये रहेगा स्टेज। मतलब VD और TD वर्टिकली भी डिवाइड हो रहा है और ट्रांसवर्स। ये स्टेज इसको क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। यही क्या है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है। ठीक है, और एम्ब्रियो नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो। अब एक चीज और देखिए, सबसे ऊपर वाली जो सेल है, सबसे ऊपर वाले, इनको क्या बोलेंगे? सस्पेंसर। सब बोलते हैं सस्पेंसर सेल। ठीक है, सबसे ऊपर वाली सेल क्या होगी? साइज में बढ़ जाएगी, साइज बढ़ा लेगी अपने साइज को। इसको बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल क्यों साइज में बढ़ गया? क्योंकि मेन एम्ब्रियो बनना है इससे। जाइगोट से हम क्या बना रहे हैं? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनेगा मेन इससे, ये इसका काम खत्म हो जाएगा। न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? जाइगोट कहां से न्यूट्रिशन लेता है? ऊपर की साइड में क्या बना था? एंडोस्पर्म बना था ना। ऊपर की साइड में क्या बना था? एंडोस्पर्म बना। वहां से न्यूट्रिशन खींचेगा, तो कौन सा पार्ट खींचेगा? ये वाला। अरे यही तो है यहाँ पर ऊपर की साइड में यही पार्ट तो है। तो सबसे ऊपर की सेल साइज में बड़ी हो गई, हॉस्टोरियल न्यूट्रिशन खींच करके यहां से होता हुआ न्यूट्रिशन कहां जाएगा? यहां जाएगा, तब ये आगे डेवलपमेंट चलेगा। ठीक है, तो ये ग्लोब्यूलर स्टेज आ गई। अब आगे इसमें नेक्स्ट है कि हाँ, ये किसमें? अब धीरे धीरे ये जो सस्पेंसर सेल हैं, ये धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? नंबर घटता जाएगा। देखिए सस्पेंसर छोटा हो गया और ये चेंज हो गया हार्ट शेप में। हार्ट शेप प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे इसको। यही किसमें कन्वर्ट हो गया? यहां तक सेम है, यहां तक डाइकॉट और मोनोकॉट का डेवलपमेंट लिखा भी है। ग्लोब्यूलर तक क्या होता है? सेम। इसको ग्लोब्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लोब्यूलर का मतलब होता है स्फेरिकल संरचना, गोलाकार। ठीक है, अब यही हार्ट शेप में चेंज हो गया, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो आ गया। ये कैसा हो गया? हार्ट शेप्ड। और धीरे धीरे ये साइज में बड़े होंगे तो क्या हो जाएगा? हॉर्स शू शेप। ये और छोटा हो जाएगा क्योंकि अब काम खत्म हो रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूट्रिशन कम खींचा जाएगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो ये इनका नंबर और कम हो जाएगा और ये देखिए लास्ट में ये स्ट्रक्चर आ जाएगी हॉर्स शू शेप। ऐसे नहीं होता, ये लास्ट का डायग्राम ये है। ठीक है, ये हॉर्स शू शेप, घोड़े की नाल की शेप में आएगा। और ये फाइनल एम्ब्रियो है, अब इसको प्रो एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, ये फाइनल है हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सस्पेंसर, हॉस्टोरियल सेल, फिनिश। यहां पर ये समझना है ये दोनों क्या बने हैं? कॉटिलिडन। ये दोनों क्या हैं? कॉटिलिडन्स हैं। यहाँ कॉटिलिडन कहाँ है? ये है ना, 2। यहाँ भी बना ही नहीं है कॉटिलिडन, तो इसीलिए यहीं से मोनोकॉट में अलग हो जाएगा। मोनोकॉट में यहाँ तक सेम है, इसके बाद एक कॉटिलिडन, यहाँ कितने बन गए? 2 कॉटिलिडन है। ये बीच जहां कॉटिलिडन जुड़े हैं, ये जो बीच का पॉइंट देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोला जाएगा इसको? प्लीम्यूल। क्या बोलेंगे? प्लीम्यूल है। दोनों कॉटिलिडन जहां जुड़े हुए हैं ये प्लीम्यूल हो गया। प्लीम्यूल के नीचे की साइड कौन सी बोलते हैं? एपिकोटाइल। ये है एपी। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से बताता हूं अभी मैं। ठीक, और ये रेडिकल, ये हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल है। और लास्ट पार्ट क्या होगा? रेडिकल। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए जैसे लिखा बुक में। अब इसको उल्टा कर दीजिए, इसको आप
उलट दीजिए, नहीं समझ में आ रहा उल्टी इसको। तो जब उल्टेंगे तो देखिए कॉटिलिडन कहाँ आ गए ये कॉटिलिडन ना। तो कॉटिलिडन ये हो गया, कॉटिलिडन के पास में जो हिस्सा है ये प्लीम्यूल बोल रहे हैं। तो प्लीम्यूल हमने कहाँ समझा था, ये कॉटिलिडन है और ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लीम्यूल थी। प्लीम्यूल के जस्ट नीचे क्या था, एपिकोटाइल था ना। प्लीम्यूल के जस्ट नीचे देखिए, प्लीम्यूल के जस्ट नीचे एपिकोटाइल, तो ये एपिकोटाइल हो गया, ठीक है। और एपिकोटाइल के नीचे क्या था, हाइपोकोटाइल था, हाइपोकोटाइल आ गया और रेडिकल सबसे नीचे है। तो ये सबसे नीचे रेडिकल है, सबसे ऊपर क्या है, प्लीम्यूल है, बीच में क्या है, प्लीम्यूल के पास एपी और एपी के नीचे हाइपोकोटाइल है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस ये है, देखिए ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये समझ में आ रहा है, यही एम्ब्रियोनल एक्सिस है और इसमें सारे पार्ट हैं ये। तो ये डायग्राम लेबलिंग के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये प्लीम्यूल है जहां दोनों कॉटिलिडन जुड़ा हुआ है और सबसे लास्ट पार्ट रेडिकल है और बीच में हाइपो और एपी। रेडिकल के पास होगा हाइपोकोटाइल, प्लीम्यूल के पास मिलेगा एपिकोटाइल। हाँ, ये डाइकॉट का डायग्राम है, ये डाइकॉट का एमरी, क्योंकि आपको दो कॉटिलिडन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मोनोकॉट में यहां तक सेम रहता है, मोनोकॉट का डिटेल बुक में नहीं दिया है, केवल ये बता दिया गया है कि यहां तक स्टेज क्या है, सेम है। यहां रूट कैप कहां मिलेगा, कोई बताएंगे, रूट कैप कहां नजर आएगा, रूट कैप बताइए। इस रेडिकल के ऊपर, इस रेडिकल के सबसे नीचे का हिस्सा ये बनाएगा रूट कैप, ठीक है। रेडिकल के भी आगे वाला हिस्सा क्या रहता है, रूट कैप रहता है। और यहां पर कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजर नहीं होगा क्योंकि ये है क्या है, डाइकॉट है, मोनोकॉट नहीं है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, देखिए डाइकॉट में क्या होता है, सुनिए ध्यान से। डाइकॉट में एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड में कॉटिलिडन है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड में क्या है, कॉटिलिडन। लेकिन मोनोकॉट में एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक ही साइड में क्या होता है, कॉटिलिडन होता है, क्योंकि एक सिंगल कॉटिलिडन है, ठीक है। और वो किस साइड में है, लेटरल साइड। इसमें भी लेटरल है क्योंकि इधर की साइड और इधर की साइड क्या, लेटरल, लेटरल का मतलब किनारे वाली साइड। तो यहाँ एक लाइन लिखा है कि मोनोकॉट में जो स्क्यूटेलन है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे एक ही साइड में देखने को मिलेगा। मोनोकॉट में जो कॉटिलिडन होता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में और लेटरल साइड में है, ठीक है। तो यहां पर उसको लिख लीजिएगा, इन मोनोकॉट में स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम एट वन साइड, एक साइड पर मिलेगा। वन साइड का मतलब कौन सी साइड है, वो लेटरल है ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के केवल एक ही साइड में कॉटिलिडन होता है और इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। अब समझना है कि सीड कितने टाइप के होते हैं, देखिए तो सीड जो हैं उनके टाइप्स, किसके आधार पर सीड के टाइप बता रहे हैं, एंडोस्पर्म। देखिए एंडोस्पर्म जो है सीड में रह भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम केवल क्या था कि जाइगोट को या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। कुछ सीड में वो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है न्यूट्रिशन देते देते, और कुछ सीड में क्या है, बचा रह जाता है। उसी के आधार पर सीड के दो टाइप हैं, एंडोस्पर्मिक, ये सबको पता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं, एंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरा क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, क्योंकि एल्ब्यूमिन एंडोस्पर्म का दूसरा नाम है, ठीक है। एंडोस्पर्म को और क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन। तो इसको बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड। और ये क्या है, नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड।
मतलब जिस सीड में एंडोस्पर्म बचा रहेगा, ठीक है, जाइगोट को न्यूट्रिशन दे दिया, एम्ब्रियो बनाने में न्यूट्रिशन दे दिया, लेकिन बच्चा रह गया है, तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। यहाँ एंडोस्पर्म रिमेन, ठीक है, बचा रहेगा। परसिस्टेंट का मतलब बचा होना, ठीक है, रिमेनिंग बचा है। और यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं है, नो एंडोस्पर्म, कोई एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल कौन से हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक के ज्यादातर जितने डाइकॉट्स हैं, सॉरी जितने मोनोकॉट्स हैं, वो सब क्या है, एंडोस्पर्मिक। 100% नहीं, सारा मोनोकॉट नहीं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है। तो एंडोस्पर्मिक में क्या है, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट। यहीं पर अगर कह देगा कि ऑल मोनोकॉट तो वो गलत हो जाएगा, इसी पर टिक करिएगा। ज्यादातर मोनोकॉट क्या है, एंडोस्पर्मिक है। एग्जाम्पल क्या है, वीट है, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, बार्ले, ठीक है, कैस्टर डाइकॉट नहीं, कैस्टर वही तो बताने जा रहे हैं। जैसे सारे मोनोकॉट में एंडोस्पर्म, ऐसा नहीं कि सभी में मिलता है, लेकिन ज्यादातर मोनोकॉट में एंडोस्पर्म है, ठीक है। ऐसे ही ज्यादातर क्या है, डाइकॉट हैं, उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, लेकिन कैस्टर जो है वो एक डाइकॉट है जिसमें एंडोस्पर्म मिलेगा, वो एक्सेप्शन में है, तो उसको यहां लिखना पड़ेगा ना, वो डाइकॉट है। तो मोनोकॉट, ज्यादातर मोनोकॉट में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक। और लिखेंगे कैस्टर भी लिखेंगे, लेकिन कैस्टर के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा वो क्या है, वो डाइकॉट है, ठीक। एक और मिलेगा कोकोनट, कोकोनट में भी रहता है, तो आगे कोकोनट तो मोनोकॉट है, कोकोनट, ठीक, कोकोनट मोनोकॉट में आता है। तो इतने क्या हो गए, ये मोनोकॉट है ज्यादातर जिसमें क्या एंडोस्पर्म है, केवल डाइकॉट ध्यान रखेंगे। कैस्टर एक डाइकॉट है जिसमें क्या मिलेगा, उसमें भी एंडोस्पर्म मिलता है, इसको अलग से ध्यान। और इसी तरीके से नॉन एंडोस्पर्मिक कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको डाइकॉट में मिलेगा, डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं रहता है। एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ डाइकॉट, ज्यादातर डाइकॉट, जैसे ग्राम हो गया चना, और पी हो गया मटर, बीन्स हो गया, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल दिया है, ग्राउंड नट दिया होगा, मूंगफली, ठीक है, ग्राउंड नट। तो ये सब क्या है, डाइकॉट हैं, और डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये फिनिश हो गया सीड के टाइप। सनफ्लावर भी है, ठीक, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल और लिखा है सनफ्लावर, सनफ्लावर, अब एक चीज होती है पेरिस्पर्म, समझिए पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म, देखिए ये आपके पास ओव्यूल था, क्या था ये, ओव्यूल। ओव्यूल में शुरुआत में कौन सा टिश्यू रहता है, शुरुआत में एकदम जब कुछ नहीं बना रहता, कोई एम्ब्रियो सैक वगैरह नहीं बना है, कौन क्या चीज भरा रहता है ओव्यूल के अंदर, न्यूक्लियस भरा रहता है ना, एक टिश्यू होता है, उसी की एक सेल से तो क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल बनती है ना, ठीक है, मेगास्पोर उसी से। शुरुआत में एक टिश्यू भरा है न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस की एक सेल से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक, जो एम्ब्रियो सैक बाद में बनेगा वो न्यूक्लियस की एक सेल से बनता है। और उस एम्ब्रियो सैक को बनाने में न्यूट्रिशन कहां से आता है, तो आता है न्यूक्लियस से। यही न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। और मेगा स्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट समझाया था आपको ना, कि एम्ब्रियो सैक जो बना है इसको पोषण कहां से मिलेगा, न्यूक्लियस से, क्योंकि इसके अंदर रिजर्व फूड है। तो कुछ ज्यादातर सीड में होता क्या है कि जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो उस दौरान ये न्यूक्लियस न्यूट्रिशन देते देते पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, बचता नहीं है,
मतलब सीड के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है, पूरी तरीके से फिनिश। कहाँ चला गया? इस एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देते देते खत्म हो गया। लेकिन कुछ सीड में ये बचा रह जाता है, क्योंकि ओव्यूल से क्या बनना है? सीड। इस ओव्यूल से क्या बनना है? सीड। तो कुछ सीड में ये न्यूक्लियस बचा है, और जहां बचा रहेगा उसी को क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। तब उस न्यूक्लियस का नाम क्या हो जाता है? अब वो पेरिस्पर्म बोला जाता है। अब वो न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे उसको, बचा हुआ न्यूक्लियस है। समझ में आया? तो पेरिस्पर्म क्या है? ये पर्सिस्टेंट है। पर्सिस्टेंट का मतलब बचा हुआ। पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन सम सीड, कुछ सीड में देखने को मिलता है। ठीक है, बचा हुआ रहता है। न्यूक्लियस ही है जो कुछ सीड में बचा रहेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है, और बीटल है। बीटल ही है ना? बीट, बीट लिखा ना, नाम क्या लिखा देखिए? बीट, चुकंदर जो होता है। ठीक है, और ब्लैक पेपर, काली मिर्च और चुकंदर में क्या है? आपको पेरिस्पर्म देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, उसके लिए कड़वा नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसका रीजन नहीं है। ठीक है, आगे इसके बाद देखिए, एक टॉपिक है डोरमेंसी लिखा हुआ है। इसमें बहुत छोटा छोटा, अब जब लास्ट हो रहा है ना चैप्टर का, तो बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी दी है, और बुक में ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बुक में कई क्वेश्चन भी पूछा गया उसमें। तो डोरमेंसी, डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होती है? जब सीड जर्मिनेट नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। ये आपको प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में समझा चुके हैं। ठीक है, डोरमेंसी को बढ़ावा क्या कैसे मिलेगा? कुछ सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? या लेट से जर्मिनेट करते हैं, क्योंकि वो कंडीशन नहीं होती है। वाटर अगर कम है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, वाटर इन्वायरमेंट साथ नहीं दे रहा है, मॉइस्चर नहीं, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इनएक्टिव स्टेज जो होती है सीड की, उसी को क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। एक लाइन लिखा है, इन डोरमेंट सीड, जो सीड डोरमेंट होता है। ठीक है, या कह सकते हैं जब सीड क्या रहता है? मेच्योर हो जाएगा। तो जब कोई भी सीड मेच्योर होता है, ठीक है, तो उस सीड में 10 से 15% ही क्या रहेगा? वाटर रहता है। ठीक है, केवल 10 से %। मतलब सीड जब मेच्योर होगा तो वाटर क्या हो जाएगा? वाटर का लॉस होता है। सीड जो होते हैं वो सूख जाते हैं ना, जैसे मटर का सीड अगर हरा है और जब वो पक जाएगी तो वाटर का उसमें से लॉस हो जाएगा, मॉइस्चर उड़ जाएगा, खत्म हो जाता है। ठीक है, वाटर लॉस हो जाएगा। ओनली 10 से 15% वाटर क्या रहेगा? परसिस्ट करेगा, बचा रहेगा। बाकी सारा वाटर मॉइस्चर के थ्रू उड़ जाएगा। ठीक है, तो एक ही डाटा लिखा हुआ है। इसके बाद बताया गया है जो फ्रूट होते हैं वो कितने टाइप के हैं। तो फ्रूट क्या है? फ्लैशी फ्रूट भी हो सकते हैं और ड्राई, ये समझते हैं ना। फल दो तरीके के हैं, कुछ फल ऐसे हैं जिनमें गूदा होता है, वो फ्लैशी हैं, और जो ड्राई होते हैं जिसमें फ्रूट की वॉल और सीड का, मतलब फ्रूट की वॉल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तीनों वॉल जो फ्रूट की जो 3 लेयर होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, वो सब क्या होती हैं? फ्यूज होती हैं एक साथ। ठीक है, तो फ्लैशी फ्रूट जो होते हैं उनमें पेरिकार्प, पेरिकार्प जो है, पेरिकार्प समझते हैं ना, फ्रूट की वॉल को बोलते हैं, वो क्या होती है? एज डिफ्रेंशिएट, अलग अलग होती है, डिफ्रेंशिएट।
और यहाँ पर पेरिकार्प डिफरेंशिएट नहीं होती है, पेरिकार्प नॉट डिफरेंशिएट। तीनों लेयर पेरिकार्प में 3 लेयर होती हैं, तीनों लेयर फ्यूज। अब जैसे कहा जब लिखा है कि मैंगो में कौन सी लेयर खाई जाती है, तो मीजोकार्प, ठीक है। हाँ, तो ये फ्रूट में उधर मॉर्फोलॉजी में फ्रूट हो गया था। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि फ्लैशी फ्रूट का एग्जाम्पल कौन सा है, ड्राई का, तो सबको पता, यही मैं रीड कर दे रहा हूं। देखिए लिखा गया, जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक है, ऑरेंज कैसा है, फ्लैशी फ्रूट है। और इसके बाद में मैंगो फ्लैशी हो गया, गुआवा फ्लैशी हो गया, ठीक। और मस्टर्ड है ग्राउंडनट, ये क्या है, ड्राई फ्रूट, ठीक है। ग्राउंडनट कैसा है, ड्राई फ्रूट है, समझ में आया। तो मस्टर्ड और ग्राउंडनट, ग्राउंडनट तो सबको पता है कि ड्राई फ्रूट है, लेकिन मस्टर्ड को भी ध्यान रखिएगा, मस्टर्ड भी क्या है, ड्राई फ्रूट में आता है। तो मस्टर्ड हो गया और ग्राउंडनट हो गया। बाकी ड्राई फ्रूट तो सबको पता है, जितने ड्राई फ्रूट, ठीक है, आलमंड हो गया, ये सारी चीजें। अब ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ठीक। ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट क्या है, क्या होंगे। ट्रू फ्रूट्स किसको बोलते हैं, ऐसा फ्रूट जो ओवरी से बनता है, ठीक है। जैसे ओवरी से ये भी बनते हैं, लेकिन खाने वाला जो हिस्सा होता है इसमें ओवरी के अलावा कोई भी पार्ट अदर इन्वॉल्व नहीं होता, केवल ओवरी से ही बनते हैं, ठीक है। ओनली डेवलप फ्रॉम ओवरी, ओनली डेवलप फ्रॉम ओवरी, ये केवल ओवरी से बनते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ये ओवरी के अलावा प्लांट के फ्लावर के अन्य पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे थैलेमस, थैलेमस समझते हैं ना, निचला हिस्सा फ्लावर का जो होता है, ठीक है। तो along with ओवरी लिखेंगे, along with ओवरी, ओवरी के अलावा अदर पार्ट ऑल्सो इन्वॉल्व, फ्रूट बनाने में बाकी पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अदर पार्ट का मतलब क्या है, वो थैलेमस से है, थैलेमस। और खाने वाला जो हिस्सा होगा फ्रूट का, वो पार्ट जो खाया जाएगा वो ओवरी से नहीं बनता है, वो किससे बनेगा, वो थैलेमस से बनेगा। मतलब यहां पर एडिबल पार्ट, जो एडिबल पार्ट है, खाने वाला हिस्सा, वो किससे बनेगा, फ्रॉम थैलेमस, वो थैलेमस से बनता है, ठीक है, खाने वाला हिस्सा। एग्जाम्पल क्या है इसके, एप्पल, एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल में जो पार्ट खाया जाता है वो किससे बना है, फॉल्स फ्रूट। क्यों है, क्योंकि खाने वाला हिस्सा थैलेमस से बना है, और जो फेंक देते हैं बीच वाला हिस्सा एक्चुअली वही ओवरी से बना हुआ था, जो पार्ट बीच में फेंक दिया जाता है, ठीक है। हाँ, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी भी क्या है, फॉल्स फ्रूट है, थैलेमस से, जो पार्ट खाया जाता है वो थैलेमस से बनता है। अब एक टॉपिक आगे देखिए, इसमें पार्थिनोकार्पी कहाँ गया, हाँ, एक चीज समझिए कि सीड का एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ऑफ सीड, प्लांट सीड क्यों बनाते हैं, सीड का कोई फायदा है। तो पहला फायदा यह है कि सीड एम्ब्रियो को सुरक्षा देता है, क्योंकि सीड के अंदर जो मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक्चुअली में देखिए, आप बोलते हैं एम्ब्रियो जो है, ठीक है, एम्ब्रियो के पार्ट है कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है ना, एम्ब्रियो के कितने पार्ट, कॉटिलिडन प्लस, लेकिन अगर मेन कहा जाए तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है यही एम्ब्रियो ही है, यही एम्ब्रियो भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, जो ग्राम के सीड में बीच में लगा रहता है ना, वो क्या है, वो एम्ब्रियो है, ठीक। तो सीड क्या करते हैं, सीड एम्ब्रियो की सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं एम्ब्रियो को।
पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो। अगर सीड नहीं रहेगा तो एम्ब्रियो को सुरक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा फायदा सीड का क्या है? सीड को स्टोर करके रखा जा सकता है फूड की फॉर्म में। बहुत सारे सीड हम लोग खाते हैं ना, जैसे राजमा हो गया, वो क्या है? सीड है। पी मटर है ना, वो क्या है? सीड है। ठीक है। तो सीड को स्टोर करके रखा जा सकता है फॉर फर्दर यूज, आगे यूज करने के लिए। ठीक। तो दूसरा फायदा यह है कि सोर्स ऑफ फूड है। सोर्स ऑफ फूड, भोजन का सोर्स होता है सीड। और अगला एडवांटेज क्या है कि सीड की, अगर सोचिए सीड ना बने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल होता है। पढ़ा ना दो तरीके का। एसेक्सुअल में सीड बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। सेक्सुअल में सीड बनता है। तो एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आता इसी वजह से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, मतलब जो सीड बन रहा है, ये सीड किससे बना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बना है। और जानते हैं जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां वेरिएशन भी आते हैं। तो सीड बनने की वजह से अगली जनरेशन में वेरिएशन नजर आएगा, क्योंकि सीड ऐसे प्रोसेस से बना है जो वेरिएशन लेके आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सीड का फायदा ये हुआ कि जनरेट, सीड क्या जनरेट कराते हैं? वेरिएशंस जनरेट कराएंगे। वेरिएशंस क्यों जनरेट कराते हैं? क्योंकि इट फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड कहां से बना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, इसलिए वेरिएशन भी लेके आते हैं। और एक लास्ट बेनिफिट है कि डिस्पर्जल। ठीक है, अगला बेनिफिट है डिस्पर्जल। सोचिए अगर फ्रूट ना बने, सीड कोई प्लांट है यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, उसके फ्रूट को कोई एनिमल खाता है और उस फ्रूट को ले जा करके उसके बीज कहीं और डिस्पर्स कर देता है दूसरी जगह, तो इसकी स्पीशीज का डिस्पर्जल कहीं और हो गया ना। ये स्पीशीज प्लांट की कहीं और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका सीड वहां पहुंच चुका है। तो सीड की वजह से ही तो डिस्पर्जल होता है ना। डिस्पर्जल ऑफ प्लांट स्पीशीज, जो प्लांट की स्पीशीज हैं वो दूसरी जगह कैसे देखने को मिल जाती हैं? क्योंकि वहां उनके सीड पहुंच जाते हैं। तो सीड का एक बेनिफिट ये भी होता है। अब जो लास्ट पैराग्राफ है उस पर बहुत ध्यान से देखिए, उसमें बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जैसे सीड का एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से डोरमेंसी का भी एडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ सीड डोरमेंसी। जब सीड मैच्योर हो जाता है तो उसमें से वाटर का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। ठीक है, जैसे मटर है, हरी है, ठीक, तो जब उसको जो वो पूरा पक जाएगी तो इसका मतलब उसमें से वाटर का लॉस हो गया और वो ड्राई हो गया। ड्राई हो गया, अब वो डोरमेंट कंडीशन में पड़ा हुआ है। जब उसको मॉइस्चर मिलेगा तब वो जर्मिनेट करेगा। तो सीड डोरमेंसी का फायदा क्या होता है? क्योंकि जो डोरमेंट सीड होते हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? बहुत कम होता है। 10 से 15% केवल क्या मिलेगा? मॉइस्चर। इसका फायदा यह है कि सीड को हम स्टोर कर सकते हैं। सोचिए अगर प्लांट सीड बनाया, ठीक है, और अगर वो सीड ड्राई ना हो, मान लीजिए कोई सीड ड्राई ना हो, हरी मटर हरा ही रह जाए, वो ड्राई ना हो तो क्या होगा? वो सड़ जाएगा ना। अगर कोई सीड में से मॉइस्चर ना निकले और वो ड्राई ना हो तो वो सड़ जाएगा, क्योंकि वाटर जहां ज्यादा रहता है वो चीजें क्या हो जाती हैं? सड़ जाती हैं। आप कभी कहीं जाते हैं तो सूखी सब्जी बना के ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? ताकि वो जल्दी खराब ना हो। ड्राई चीजें क्यों ले जाते हैं? क्योंकि खराब ना हो। पता लगा एकदम मॉइस्चर वाली चीजें ले जाएंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा।
जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा उतनी जल्दी वो खत्म। अरे तो फ्रीजर में टेम्परेचर को डाउन किया जाता है ना, मैं फ्रीजर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रीजर में टेम्परेचर को डाउन किया जाता है ताकि कोई उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने पाए। ठीक, तो यहाँ ये एडवांटेज है कि कोई भी सीड जब डोरमेंट हो जाता है, जब मेच्योर हो जाएगा तो उसमें से वाटर का लॉस हो जाएगा। उसका फायदा ये मिलता है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक, और नहीं तो ये होगा कि हमको उसको खत्म करना पड़ेगा। पता लगा जितना सीड बन रहा है उसको तत्काल खत्म करिए, स्टोर कैसे करेंगे भाई? स्टोर करने के लिए उसमें मॉइस्चर हट जाता है तो फायदा ये मिल जाता है, वो खराब नहीं होती है वो सीड, और आप उसको स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो सीड डोरमेंसी का फायदा क्या है कि जो मेच्योर्ड सीड होते हैं, मेच्योर सीड, वो कैन बी स्टोर किए जा सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, वाटर कंटेंट लो होता है, वाटर कंटेंट वेरी लो है, पानी बहुत कम है उनके अंदर, इसलिए सीड को एक लंबे समय तक स्टोर। अदरवाइज क्या होगा, जैसे सब्जी मंडी में जब टमाटर सस्ता हो जाता है तो उसको फेंकना पड़ जाता है, ऐसे सीड को फेंकना पड़ जाता अगर वो ड्राई नहीं होते तो। या तो उसको खा लीजिए, तो इतना तो नहीं है कि सब खत्म करके खा लेंगे, उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो डोरमेंट होने का बेनिफिट ये है। और स्टोर करके रखे रहेंगे तो अगली जनरेशन भी तो लेके आएंगे ना। अरे अगले साल आपको बीज बोना होगा तो स्टोर रहेगा तभी तो मिलेगा, और स्टोर नहीं किए रहेंगे तो अगली जनरेशन कैसे आएगी उसकी? तो नेक्स्ट जनरेशन भी इसी से ही आती है। अब एक पैराग्राफ में बहुत सुंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है, सीड वायबिलिटी, एक टर्म है सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी क्या है? वो समय, जितने समय तक सीड के अंदर क्षमता है जर्मिनेशन होने की, जितने समय तक उसके अंदर पावर है कि वो जर्मिनेट कर सकता है, उस समय को क्या बोलते हैं? सीड वायबिलिटी। अगर वो समय खत्म हो गया या सीड जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो उसका मतलब वायबल नहीं रह गया, वायबिलिटी खत्म हो गई है। तो सीड वायबिलिटी क्या है? एक टाइम होता है, टाइम है ड्यूरिंग विच सीड कैन जर्मिनेट, जितने समय तक कोई भी सीड जर्मिनेट कर सकता है। जैसे आपको बताया था, जितने व्हीट और राइस होते हैं इनकी वायबिलिटी टाइमिंग क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो सीड जितने समय तक जर्मिनेट कर रहा है वो सीड वायबिलिटी होती है। किस पर डिपेंड कर सकती है सीड वायबिलिटी? किस पर डिपेंड करेगा? कोई सीड कितनी देर तक जर्मिनेट करेगा, कितनी देर बाद जर्मिनेट करेगा, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन। किस पर डिपेंड करेगा? या तो जीन पर डिपेंड करेगा और दूसरा इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर हो सकता है और वाटर है और एयर है। ये चीज समझ रहे हैं ना? बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं कि वो क्या हैं, वो जल्दी जर्मिनेट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जीन ही अच्छा नहीं है। भाई जीन भी तो कोई चीज होती है ना, कैसा सीड है, कैसा उसका जीन था। ठीक है, सबका वायबिलिटी टाइम सेम नहीं है, और कुछ एनवायरमेंट भी मायने रखता है। अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी, टेम्परेचर और वाटर, तो जर्मिनेट ही नहीं करेगा। कितना भी बढ़िया उसका जीन हो, कितना भी अच्छा सीड हो, तो उसको पानी नहीं मिलेगा, जर्मिनेट कैसे करेगा? तो सारी चीजें मायने रखती हैं सीड वायबिलिटी में। अब इसमें एक डाटा लिखा है, हाँ, एक प्लांट है ल्यूपिन, ठीक है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, उसका सीड 10,000 साल बाद मिला और अब वो जर्मिनेट कर गया। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा या मैं यहां लिख दूं। देखिए, लिखेंगे ल्यूपिन इसका नाम है, ल्यूपिनस आर्क्टिका पूरा नाम लिखा है इन्होंने। और देखिए क्या है, हाँ ल्यूपाइन है, ठीक है, ल्यूपाइन प्लांट का नाम है, ल्यूपाइन प्लांट का नाम है, साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस, है ना, आर्क्टिकस, ठीक है।
ये प्लांट का नाम है, ये साइंटिफिक नेम है और ये क्या है, कॉमन नेम। हाँ कोई बात नहीं, देखिए ये प्लांट कहाँ मिला है, आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा में मिला है और खुदाई करके मिला है। वहां जब आर्कटिक टुंड्रा में खुदाई किया गया, एक टर्म लिखा है एक्सकेवेटेड, लिखा है ना, एक्सकेवेटेड का मतलब खोदना, टर्म समझिए, एक्सकेवेटेड लिखा है, ठीक है, हाँ एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा में खुदाई के दौरान ये ल्यूपिनस का क्या है, सीड ऑब्टेन मिला है, सीड प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो 10,000 साल तक वो क्या है, डोरमेंट कंडीशन में पड़ा हुआ था। तो इसकी डोरमेंसी मतलब ये क्या है, डोरमेंट था, डोरमेंट अप टू 10,000 ईयर, 10,000 साल पुराना बीज मिला है और उसके बाद वो जर्मिनेट कर गया। तब से वो जर्मिनेट नहीं कर रहा था, मतलब जमीन में से खोद के निकाला गया उस सीड को और 10,000 साल बाद वो मिला और 10,000 साल तक वो जर्मिनेट नहीं किया था। मतलब डोरमेंसी कितनी मानी जाएगी उसकी, 10,000। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10,000 इसकी डोरमेंसी है। सोचिए अगर इसको 20-25 साल या 10,000 साल बाद और खोदा गया होता तो हो सकता है कि डोरमेंसी और बढ़ गई होती। वो तो आज खोद के निकाला गया ना, वो तो उस समय मान लीजिए हम बाद में निकालते, हो सकता तब जर्मिनेट करता। ये तो डोरमेंसी दिया गया 10,000 ईयर माना गया कि इसकी क्या है, डोरमेंसी है। तो ये डाटा थोड़ा सा रख लीजिएगा। एक और लिखा गया इसमें 2,000 साल पहले एक जो है खजूर, ठीक है, हाँ फोनिक्स डेक्टाइला, उसको डेक्टिलीफेरा है ना, उसको किंग हेरोड कहां से मिला है, पैलेस नियर द डेड सी, डेड सी के पास में एक किंग हेरोड पैलेस है, वहां से खजूर का 2,000 साल पुराना सीड मिला। अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसी के जस्ट नीचे बुक में मेंशन किया गया और ऐसे ही लिखिएगा। स्पेलिंग क्या लिखी गई है, PHOENIX, PHOE। 2,000 ईयर, ठीक है, डोरमेंट सीड फ्रॉम डेड सी। ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो दोनों को ध्यान रखना, केवल स्पीशीज ध्यान रखनी है आपको, एक लुपिन था और एक फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। हाँ, अब इसके बाद में एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, उसमें ये बताया गया, देखिए कि बहुत सारे सीड क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा ट्री बनाते हैं। जैसे फाइकस, जो फाइकस होता है बरगद, उसका सीड बहुत छोटा होता है, ठीक, लेकिन वो एक बहुत बड़ा पेड़ बना देता है। बहुत सारे सीड क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन वो उतना बड़ा ट्री नहीं बना पाते हैं। लेकिन फाइकस का सीड जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा, उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा ट्री बना ले जाता है। ये बात का जिक्र किया गया और पूछा गया है, क्या आप और सीड बता सकते हैं कुछ सीड ऐसे जिसमें सीड बहुत ही ज्यादा छोटा है और पेड़ बहुत बड़ा बन गया है? तो इसका दूसरा एग्जाम्पल यूकेलिप्टस होता है, ठीक है, यूकेलिप्टस में भी यही चीज देखने को मिलती है। सबसे लास्ट के पैराग्राफ में है यही सारा, देखिए, हाँ, तो ये यहां पर लिखिएगा फाइकस जो है, फाइकस, ठीक है, इन फाइकस में सीड जो होते हैं, सीड
आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे साइज में मिलेंगे, बहुत छोटा साइज में। बट ट्री साइज, जो ट्री का साइज है वो क्या है, वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा पेड़ बनता है इन बीजों से। ठीक। और फाइकस के साथ साथ में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूकेलिप्टस ये लिखिएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कि कौन सा और बताइए एक नाम, तो उसमें दूसरा नाम होगा यूकेलिप्टस का। और एक और क्वेश्चन है इसी में लास्ट में कि कहाँ गया, हाउ लार्ज द ट्री फाइकस डेवलप फ्रॉम दैट सीड, हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड। एक फाइकस कितने बिलियन सीड बनाता है, लगभग 800 या 850 बिलियन सीड बनाता है। देखिए बहुत छोटा सीड है और नंबर ज्यादा, तो फाइकस के सीड वेरी स्मॉल होते हैं एंड अप्रोक्स 850 बिलियंस इन नंबर, संख्या में इतने सीड बनते हैं एक प्लांट से। नंबर पूछा गया है। इसके ऊपर जो पैराग्राफ है उसको देखिए। हाँ, इसके ऊपर एक पैराग्राफ है वो देख लीजिए। इसमें कई क्वेश्चन छोटा छोटा पूछा गया, उसी पर आप कहीं नोट करते जाइए। देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग ए ब्रीफ पीरियड, आपने लिखा है इसमें कि बोल रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने संक्षिप्त रूप से पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन बताइए, पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक। मिला क्वेश्चन, मिला। लाइनिंग है, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग मिलेंगे, तो आप वहीं ऊपर लिखिएगा 1। जहां पूछा हाउ मेनी, वहीं एरो करके लिखिए 1। एक एम्ब्रियो, एक एग सेल मिलती है केवल, ठीक है। अगला, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन ओव्यूल, एक ओव्यूल के अंदर, एक ओव्यूल में कितना एम्ब्रियो सैक, ये वाला एम्ब्रियो सैक, समझे। एक एम्ब्रियो सैक में हम जानते हैं हमेशा एक एक्सेल होती है, कभी 2 एक्सेल नहीं होती है। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर हमेशा एक एक्सेल, लेकिन एक ओव्यूल के अंदर कितना एम्ब्रियो सैक होगा, तो जनरली एक होता है, हमेशा एक नहीं, क्योंकि बताया था आपको एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वहां आंसर लिखिएगा जनरली 1। दूसरे वाले क्वेश्चन में जनरली 1, ज्यादातर एक ही मिलेगा। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक यही चीज है, ठीक है। यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ए ओवरी, एक ओवरी के अंदर कितना ओव्यूल, तो एक ओवरी, ये गाइनीशियम है ओवरी, इसके अंदर कितना, तो ओव्यूल एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। मैंगो में एक ओव्यूल, एक ओव्यूल मतलब जितने बीज उतना ओव्यूल। पपाया में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, तो वहां आंसर लिखेंगे, समझ में आ रहा ना, 1 भी हो सकता है और मैनी, एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। लेकिन एग सेल जो है एक होती है केवल। 3 क्वेश्चन हो गए ना, कि कितने एक्सेल होती हैं, कितने एम्ब्रियो सैक और कितने ओव्यूल ओवरी में, ये बता दिया आपको। आगे लिखा है, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर, एक फ्लावर के अंदर कितनी ओवरी, तो जनरली एक, हमेशा एक नहीं, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो लिखेंगे जनरली 1, जनरली 1 ओवरी, एक ओवरी होती है एक फ्लावर में जनरली। हाँ, एक से ज्यादा ओवरी हो सकती हैं, ठीक है। टिपिकल फ्लावर इसलिए उसने लिखा, एक टिपिकल मतलब जो एक स्टैंडर्ड फ्लावर की बात, एक से ज्यादा होता है। हाउ मैनी, क्या लिखा है, फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए ट्री, तो एक पेड़ पे कितने फ्लावर, तो मैनी, ठीक है, सेवरल फ्लावर होते हैं। क्या ऐसा भी होता है एक फ्लावर, एक फ्लावर भी मिलता है कहीं, एक पेड़ पे एक फ्लावर भी होता है कहीं, देखें कहीं एक फ्लावर नहीं होता है, फ्लावर में नहीं रहेंगे, एक से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। हाँ, ये जैसे एक बार में एक आया, लेकिन एक से ज्यादा बनेगा फ्लावर उसमें, ठीक है। तो इसलिए मैनी आंसर होगा इसका।
लास्ट टॉपिक लिखा गया एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, इस टॉपिक को समझ लीजिए और यहीं पर इसके बाद इसका अब लास्ट हो जाएगा। 10 मिनट और। उसके भी पहले एक टर्म समझिए, पार्थिनोकार्पी। ठीक है, और एक है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस 3 टर्म है, तीनों में कंफ्यूजन रहता है। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, एक लास्ट है एपोमिक्सिस। ठीक है, पार्थिनोकार्पी क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन के फल बन जाना। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्रूट बन चुका है। ठीक है, तो उस फ्रूट में सीड नहीं मिलेगा, देखने को ध्यान रखिएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एग सेल के साथ नहीं हुआ है। एग सेल से फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमीट का, तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा ना, तभी फिर सीड बनेगा। तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बन जाना, ये क्या है? पार्थिनोकार्पी है। कहाँ मिलती है? अगर कहा जाए नेचुरल कहाँ है, प्राकृतिक रूप से कहाँ है, तो बनाना में है और ग्रेप्स में है। बनाना में अपने आप होगा और ग्रेप्स में। लेकिन अगर आर्टिफिशियली कराया जाए, स्प्रे करके हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्प्रे किया जाता है पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कराने के लिए? ऑक्सिन, बताया था ना, ऑक्सिन स्प्रे किया जाता है। लेकिन सभी में सक्सेस नहीं है, लेकिन कुछ में ये सक्सेस हो चुका है। जैसे टोमेटो में, ये टोमेटो मार्केट में आता है, इसमें सीड है, लेकिन बिना सीड वाला भी टोमेटो बनाया गया है, बिना सीड वाला पाइनएप्पल बनाया गया है। ठीक है, वाटरमेलन बिना सीड वाले बनाए गए हैं, कैसे? स्प्रे करा करके, उनमें सफल हो चुका है। तो नेचुरली तो बनाना और ग्रेप्स में मिलेगा, बनाना ग्रेप्स में सीड नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियली जो आपको कहाँ मिलेगा पार्थिनोकार्पी? वो मिलेगा वाटरमेलन में, वाटरमेलन में मिलेगा, पाइनएप्पल और टोमेटो में है। और ये हुआ संभव कैसे? बाय ऑक्सिन। ऑक्सिन का स्प्रे करने से वहां पर फ्रूट में सीड नहीं मिलते हैं, सीड नहीं बनता है, बिना सीड वाला फल बनेगा। तो अगर मैं कहूं कि पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कराया, अगर आपको दे दिया जाए कराने के लिए, तो आप कौन सा फ्रूट पसंद करेंगे और किस फ्रूट में नहीं चाहेंगे कि पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो जाए? वाटरमेलन में पसंद करेंगे, जहां बहुत सारे सीड होते हैं और खाने में सीड दिक्कत करते हैं। पपाया में दिक्कत नहीं करता, पपाया में तो एक साइड सीड हटाइए, वाटरमेलन में समस्या करता है। तो अगर आपको कहा जाए कि पार्थिनोकार्पी से फ्रूट बनाइए, तो आप पसंद कहां करेंगे? वाटरमेलन में पसंद करेंगे। ठीक है, और कहां पसंद नहीं करेंगे? अनार में। पोमग्रेनेट में सीड ही तो खाया जाता है, और अगर सीड ही हटा दिया जाएगा तो क्या खाएंगे? छिलका थोड़ी ना खाएंगे। अनार में सीड का टेस्टा खाया जाता है, सीड का जो कवर टेस्टा है, आउटर सीड कोट खाते हैं हम लोग, अंदर बीज है, सीड का कवर खाते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इन पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट में पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी शुड नॉट इंड्यूस, वहां इंड्यूस नहीं करानी चाहिए। ठीक है, वहां बेकार है, क्योंकि सीड ही खाया जाता है इसमें, सीडलेस पोमग्रेनेट बन जाएगा। फिर तो क्या पार्थिनोकार्पी? पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनोजेनेसिस का मतलब, आपने एग सेल देखी, एम्ब्रियो सैक देखा, एम्ब्रियो सैक में क्या थी? एग सेल थी। ठीक है, एग सेल से डायरेक्ट क्या बना देना? एम्ब्रियो बनाना। या फिर ऐसे देखिए, पार्थिनोकार्पी केवल और केवल प्लांट्स में है, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी है। समझ में आ रहा है? मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के एक नया जीव उत्पन्न कर देना, बिना फर्टिलाइजेशन के एक नया जीव बना देना, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। कहाँ होता है? ज्यादातर एनिमल्स में होता है। ठीक है, जैसे एनिमल्स में जो हनी बी मधुमक्खी होती है,
मधुमक्खी में जो मेल बनता है ड्रोन, 3 कैटेगरी होती है ना, ड्रोन हो गया, वर्कर हो गया, क्वीन। तो ड्रोन जो बनते हैं वो अनफर्टिलाइज अंडे से बनते हैं। हनी जो क्वीन रानी होती है वो 2 तरीके के एग बनाएगी, फर्टिलाइज अंडा और अनफर्टिलाइज। तो अनफर्टिलाइज से डायरेक्ट बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के, ड्रोन बनेगा। समझ में आया? तो पार्थिनोजेनेसिस से, लिजार्ड में भी पार्थिनोजेनेसिस होती है, टर्की में भी होता है, कई जगहों पर है। ये चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ था। तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब केवल इतना है, ए फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बनना, ठीक है। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? नया जीव बनेगा, जानते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, डायरेक्टली फ्रॉम एग सेल, डायरेक्टली फ्रॉम एग, एग से, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, एग से डायरेक्ट क्या बना देना? एग वही ना, हनी बी में जो अनफर्टिलाइज अंडा होता है उससे डायरेक्ट क्या बन जाएगा? ड्रोन बनेगा, ठीक। एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? ये हनी बी में मिलेगा, हनी बी, टर्की बर्ड जो है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स में भी है, ठीक है, सम एंजियोस्पर्म्स में भी देखने को मिलता है। वैसे देखा जाए ये जो पार्थिनोकार्पी भी है, ये पार्थिनोकार्पी में है क्या है? फ्रूट तो बना है, ठीक है, तो हुआ पार्थिनोजेनेसिस ही है, इसमें कुछ अलग नहीं हुआ है, प्रोसेस तो यही है ना, ठीक। तो पार्थिनोजेनेसिस में बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और ये प्लांट और एनिमल में दोनों में है, लेकिन पार्थिनोकार्पी केवल प्लांट्स में होती है, उसमें फ्रूट बनता है और यहाँ एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और तीसरा है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या है? क्या है एपोमिक्सिस? बताइए। सीड का बनना, ये फ्रूट का बनना, ये एम्ब्रियो का बनना। डायरेक्ट फ्रूट बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के, डायरेक्ट सीड एम्ब्रियो बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के, और डायरेक्ट सीड बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ सीड है, यहां सीड बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझ रहे ना? यहाँ एम्ब्रियो बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है, एपोमिक्सिस, ठीक है। अब देखिए एपोमिक्सिस क्या है? ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइन लिखा है, समझ लीजिए। एक तरीके का क्या है? ये एसेक्सुअल है, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। कितने पेरेंट हैं? 2 पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। ध्यान सुनिएगा, एपोमिक्सिस जब होती है तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं कराया जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब एक ही पेरेंट से सीड बनना है, तो एक सेक्सुअल है ना। लेकिन ये क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, बट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज समझ रहे हैं? देखने में लगता है ये सेक्सुअल है, एक्चुअली में होता है सेक्सुअल, मिमिक्री करता है केवल सेक्सुअल की। अब क्या नकल करता है, क्या कॉपी कर लेता है सेक्सुअल से? एक्चुअली में ये सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है, सिंगल पेरेंट से सब कुछ बनना है, सीड तो होना चाहिए, ये सेक्सुअल ठीक है, लेकिन सेक्सुअल का भी कुछ इसमें से आ रहा है हिस्सा, इसलिए उसकी मिमिक्री कर रहा है। तो क्या मिमिक्स करता है सेक्सुअल से, बता सकते हैं? सीड बन रहा है ना, जो सीड बन रहा है वो सेक्सुअल में बनता है। तो सीड जो फॉर्मेशन हो रहा है, सीड का बनना, ये सेक्सुअल में सीड नहीं बनता, ध्यान रखिएगा, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है। इसीलिए एपोमिक्सिस में सीड बन रहा है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है, और एक्चुअली में है क्या? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है, तो अगली बार इसका क्वेश्चन कराएंगे, और 5 मिनट का काम बाकी है, एपोमिक्सिस को थोड़ा सा और कंप्लीट करना है। सब हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ थे तुम लोग, बताइए? डबल फर्टिलाइजेशन पिछली बार बता दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन होगा, पढ़ के आएंगे इस चैप्टर पे, पूरा बहुत बड़ा चैप्टर था इसमें, ठीक।